Welcome back to my channel and I back to new video, and this video I am solve self assessment 9.3 of chapter number 9। तो इस यूनिट्स में या इस सेल्फ असेसमेंट में हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की यूनिट्स मालूम करना, कि हम किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की यूनिट्स मालूम कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट से मुराद उसमें मौजूद जितने भी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स यानी कि रिएक्ट्स करके बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन सब के यूनिट्स मालूम करने होते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा कि मोल DM-3 ये जो है यूनिट होता है और ये सब के लिए सेम होता है। ये हाइड्रोजन का भी यही यूनिट होगा, आयोडीन का भी यही यूनिट होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड का भी यही यूनिट होगा। ये यूनिट एक सेम यूनिट होता है और इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती। हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह हमारे पास यहाँ पहले हम प्रोडक्ट लिखते हैं। हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के यूनिट्स मालूम करने के लिए हम पहले प्रोडक्ट लिखते हैं। तो पहले हम प्रोडक्ट्स में इस तरह इसको लिखेंगे, ये पूरी एक ही वैल्यू है, ये पूरी एक ही वैल्यू है। जिस तरह यहाँ प्लस का निशान है, इसमें प्लस का निशान नहीं है, तो ये पूरी एक ही वैल्यू है। इसको हम मोल DM-3, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये यूनिट होता है और ये सेम ही होता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। लेकिन अब यहाँ बात पैदा होती है कि ये जो इसके साथ है ये क्या है, ये मोल्स की तादाद होती है। तो इसको हम पहले लिखते हैं, जो इसके शुरू में होगा वो इसकी मोल्स की तादाद होगी और उसे हम जो शुरू में होगा वो इसके मोल्स की तादाद होगी और उसे हम शुरू में लिखते हैं। जबकि ये बाद वाला जो हाइड्रोजन के साथ है ये मोल्स की तादाद नहीं होती, क्योंकि अगर ये यहाँ होता तो ये इसकी मोल्स की तादाद बन सकती थी। लेकिन अब ये मोल्स की तादाद नहीं है, क्योंकि मोल्स की तादाद हमेशा आगे होती है। ये इसका अपना एक यूनिट हो या आइटम है। तो ये जो मोल्स की तादाद होती है इसको हम इस तरह ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन की बात आती है तो हाइड्रोजन का भी यही यूनिट होगा, मोल DM-3, और आयोडीन का भी यही यूनिट होगा। इससे परेशानी होएगा कि जो इसके साथ ये G लिखा हुआ है ये क्या होता है। G का मतलब गैस है। अगर यहाँ कहीं कहीं पे G के अलावा L भी लिखा होता है, L का मतलब लिक्विड, S का मतलब सॉलिड, इस तरह का मतलब होता है। इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये जो इसके साथ लिखा हुआ होता है ये जो है ये इसकी मोल्स की तादाद नहीं है, क्योंकि मोल्स की तादाद हमेशा शुरू में होती है। तो हम इसके ऊपर कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 1 है। अगर ये 1 भी है तो 1 को हम लिखते नहीं हैं। तो आयोडीन के लिए जो मोल का होगा, आयोडीन के जो यूनिट होगा वो भी यही होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के यूनिट्स मालूम करने के लिए हम सिर्फ मोल DM-3 ही हर यूनिट या हर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का एक जिस तरह हम कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन होती है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, चाहे वो आयोडीन हो, हाइड्रोजन हो या नाइट्रोजन भी हो। लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक मखसूस वैल्यू है, यानी कि एक ये इसकी अपनी वैल्यू ही होती है, यूनिट ही है इसका। तो यहाँ जो मोल्स की तादाद होती है उसे हम पहले लिख लेते हैं, और इनके मोल्स की तादाद शुरू में जो कि नहीं थी तो हमने यहाँ नहीं लिखी। 1 होती है, 1 को शो नहीं करते। तो यहाँ 2 है, इस 2 को हम खोल कर भी लिख सकते हैं। अगर खोल कर पहले हम इस 2 से ये वाला 2 कट रहा है, ये 2 बच गया, फिर यहाँ 1 बच गया। अब इस 1 से ये वाला कट रहा है, ये सब कैंसिलेशन करेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के यूनिट्स मालूम करने के लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के यूनिट्स इसी तरह से मालूम किए जाते हैं। और यहाँ हमारे पास लिखा हुआ आएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स नो यूनिट्स। उर्दू में हो या इंग्लिश में हो हम नो यूनिट्स ही लिखेंगे, क्योंकि आपकी जो बुक्स की एग्जाम्पल है पेज नंबर 11 पर, उसमें भी यही लिखा हुआ है उर्दू में भी कि नो यूनिट्स लिखेंगे। तो एग्जाम्पल के मुताबिक मैं आपको यही बता रही हूँ कि इसको उर्दू में भी नो यूनिट्स ही लिखेंगे। दूसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। जो दूसरा रिएक्शन है वो है हमारे पास N2O4 गैस, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन का निशान होता है। इसको हम 2NO2, और ये गैस, जिस तरह मैंने आपको बताया ये G जो है ये गैस के लिए इस्तेमाल हुआ है। या अगर यहाँ L होगा और अगर यहाँ S होगा तो यहाँ सॉलिड लिक्विड की बात की जाए, लेकिन यहाँ ये G है तो यहाँ ये गैस है। जिस तरह एक यूनिट्स मालूम करने के लिए हम इसमें जो प्रोडक्ट होता है उसको पहले लिखते हैं, तो इसकी यूनिट्स मोल DM-3 एक अपनी इसकी वैल्यू होती है। मोल DM-3 मोल्स की तादाद पहले आ रही है तो हमने इसे पहले लिख लिया, इसके ऊपर लिख लिया।
मोलर कंसंट्रेशन इसे कहते हैं, और ये n है और इनके बीच में प्लस माइनस या किसी भी किस्म का प्लस का निशान भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे मोल Dm-3। इस तरह ये ऊपर वाले में प्लस का निशान था तो हमने अलग अलग दफ़ा करके लिखा, लेकिन यहाँ पर ना प्लस का निशान है, कोई नहीं, आपस में एक ही एक रिएक्शन हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको एक लिखेंगे। यहाँ 2 से ये वाला कट गया तो यहाँ बच गया मोल Dm-3, ये इसका आंसर हो। रिएक्शन 3 की तरफ चलते हैं हम। 3 है 2NOG+O2, रिवर्सिबल रिएक्शन के निशान। रिवर्सिबल रिएक्शन से मतलब एक रिएक्शन जो बार बार चल रहा हो, चाहे वो प्रोडक्ट से चल रहा हो या रिएक्टेंट से चल रहा हो, वो रुक नहीं रहा, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। तो अब इसके लिए इक्विलिब्रियम यूनिट्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जो कि प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, तो प्रोडक्ट्स के हमारे पास NO2 है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो हम इसकी मोल्स की तादाद, ये तो एक इसकी अपनी वैल्यू होती है, ये मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पहले मोल्स की तादाद है तो हम यहाँ ऊपर 2 लिख लेंगे, मोल्स की तादाद हमेशा ऊपर आती है। अब यहाँ ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो मोल Dm-3, इसके यहाँ भी इसके मोल्स की तादाद है तो हम इसको पहले लिख लेंगे। फिर यहाँ ऑक्सीजन है मोल Dm-3, थोड़ा ऊपर कर लेते, मोल Dm-3, तो इसके साथ यहाँ कोई भी वेरिएबल, मतलब कि जैसे कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, जैसे कि 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो यहाँ ये 1 है तो 1 को हम शो नहीं करते। तो अगर हम इसको काटें तो ये पूरी यहाँ से कट रही है, तो यहाँ ये मोल Dm-3, तीनों रिएक्शंस हमारे मुकम्मल हो गए हैं।